गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 13 सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स का पार्ट 3। तो इसमें हम आज दो ही ड्रग डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्पाइनल स्टिमुलेंट्स है। मीन्स ऐसे ड्रग्स जो कि स्टिमुलेट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही बनता है। तो इसमें हम स्पाइनल स्टिमुलेंट जो कि स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, ऐसे ड्रग का डिस्कशन करेंगे। इसमें फर्स्ट ड्रग आएगा आपका स्ट्रिक्निन। तो स्ट्रिक्निन इज एन अल्कोलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द ट्री स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका। जो नक्स वोमिका का जो ट्री होता है जिसका बायोलॉजिकल नेम है स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका, उसके सीड से हमें ये अल्कोलॉइड मिलता है जिसका नाम है स्ट्रिक्निन। इट हैज़ नो इम्पॉर्टेंट थेरापेटिक वैल्यू बट हैज़ प्रूव्ड एज यूजफुल रिसर्च टूल इन स्टडी ऑफ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। जो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग होते हैं उसका स्टडी के लिए इसका यूज करते हैं, बट एज पॉइंट ऑफ थेरापेटिक यूज इसको यूज नहीं करते, ठीक है। थेरापेटिकली इसका यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि ये पॉइजनस होता है, न्यूरोटॉक्सिन इन नेचर होता है, इसके लिए इसको यूज नहीं करते थे। अब ट्रेडिशनली इसको मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता था, बट बाद में जैसा जैसा रिसर्च होते गया तो पता चला कि भाई ये न्यूरोटॉक्सिक ड्रग है, इसका यूज़ ना करना ही बेहतर है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स फर्दर बहुत ज़्यादा है। तो इसको अभी रिसर्च टूल करके यूज़ किया जाता है टू स्टडी द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वेरियस एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स। तो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन स्टडी करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि स्ट्रिक्निन जो है ये अल्टीमेटली स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट करके कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट दिखाता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट कैसे दिखाता है ये हम आगे देखते हैं। स्ट्रिक्निन एक्ट्स मेनली ऑन द स्पाइनल कॉर्ड एंड एबॉलिश द इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशिएशन, परहैप्स बाय एक्टिंग एज ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट टू एन इनहिबिटरी ट्रांसमीटर और बाय प्रिवेंटिंग इट्स रिलीज। तो ये पॉइंट बहुत ही मेन पॉइंट है जो कि आपको मेन स्ट्रिक्निन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाएगा। तो होता क्या है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में जो है अल्टीमेटली दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं। एक होता है एक्साइटरी रिसेप्टर और एक होता है इनहिबिटरी रिसेप्टर। अब इनहिबिटरी रिसेप्टर जो है वो इनहिबिटरी एक्शन शो करते हैं और ये रिसेप्टर पर्टिकुलरली कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को रिस्पॉन्स करते हैं? मोस्टली ग्लाइसिन नाम के इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर भी वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो स्ट्रिक्निन क्या करता है? स्ट्रिक्निन जो है, स्ट्रिक्निन ये जो इनहिबिटरी रिसेप्टर है, ये इनहिबिटरी रिसेप्टर पे जाके बैठ जाता है और एक्ट करता है एज एन एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट करके एक्ट करता है। तो जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया था, आपको अगर टर्मिनोलॉजी पता होगा रिफ्लेक्स आर्क करके, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क मीन्स रिफ्लेक्स कोई चीज का, जैसा अगर कोई मुझे समझिए कोई पिन कर रहा है, मीन्स कोई नीडल से कोई मुझे पिन कर रहा है तो मैं अल्टीमेटली हाथ ऐसा पीछे खींच लूँगा, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है कि जो आपको सेंसरी इम्पल्स मिलता है, सेंसरी इम्पल्स ये ब्रेन तक नहीं जाता, इसका एक साइकिल स्पाइनल कॉर्ड में ही होके उसका एक्शन मीन्स मोटर रिस्पॉन्स आपको
मिलता है। ठीक है, मीन्स सेंसरी मीन्स कोई अगर मुझे पिंच कर रहा है तो मैं झट से हाथ पीछे खींच लूँगा, तो ये मेरा सिग्नल ब्रेन में जाने से पहले ही मेरे स्पाइनल कॉर्ड में इंस्टेंट इसका इफेक्ट होता है, मीन्स अल्टीमेटली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो सेम स्ट्रिक्निन क्या करता है, जो हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और उसके जो रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर पे जाके बैठ जाता है, इनहिबिटरी रिसेप्टर पे बैठ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्शन का जो ये है, कॉन्ट्रैक्शन का जो रिस्पॉन्स है वो वैसा का वैसा ही रहता है। अब कोई भी चीज़ बैलेंस होती है, एक तो इनहिबिटरी और एक्साइटरी। ठीक है, अगर इनहिबिशन हो रहा है तो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे और उसके रिसेप्टर पे एक्ट करके इनहिबिटरी रिस्पॉन्स को बैलेंस करेंगे। ठीक है, बट अब इस केस में क्या होता है, स्ट्रिक्निन क्या करता है, इनहिबिटरी रिसेप्टर पे जाके बैठ गया। ठीक है, इनहिबिटरी रिसेप्टर पे बैठ गया तो अल्टीमेटली अगर कोई मुझे अभी कोई बाहर से पिंच कर रहा है तो मेरे पास इनहिबिटरी रिसेप्टर ही नहीं है कि जिस पे ग्लाइसिन नाम का जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाइंड हो सके और मेरे एक्साइटेड जो मसल्स है, जिसकी वजह से मेरे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आया है, उसको रिलैक्स कर सके। ठीक है, तो स्ट्रिक्निन जो है ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है फॉर द इनहिबिटरी रिसेप्टर। तो इनहिबिटरी रिसेप्टर पे जाके बैठ जाता है, जिसकी वजह से जो है आप थोड़ा सा भी आपके मसल्स एक्साइट हो गए तो वो कॉन्ट्रैक्ट मोड में चले जाते हैं, उसका रिलैक्सेशन नहीं होता है। इसलिए अगर स्ट्रिक्निन को इनहेल किया जाए और वाया माउथ से लिया जाए तो ये पॉइजनस इन नेचर होता है, अल्टीमेटली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। ठीक है, अब स्ट्रिक्निन क्या करता है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट करके इनहिबिटरी रिसेप्टर पे बैठ जाता है, जिसके वजह से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे नेचुरल बॉडी में प्रेजेंट होता है ग्लाइसिन, वो वहाँ पे एक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन इसके वजह से आने का चांसेस होता है। इसकी वजह से ये पॉइजनस कैटेगरी में ड्रग आता है। This action cause augmentation and spread of the motor component of the reflex arc and reduce inhibitory component and the threshold for simple final reflexes। तो इसके वजह से आपका जो मोटर इम्पल्स है, मीन्स एक सेंसरी इम्पल्स एंड योर मोटर इम्पल्स। तो मोटर इम्पल्स मीन्स जो सेंस किया उसको हमने रिस्पॉन्स किया, उसमें जो मोटर रिस्पॉन्स है, मोटर रिस्पॉन्स को ये अल्टीमेटली स्ट्रिक्निन अफेक्ट करता है ड्यू टू एक्सेसिव एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ गए, क्यों बढ़ गए, बिकॉज स्ट्रिक्निन ने हमारे जो रिसेप्टर है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के, उनको ब्लॉक कर दिया। उनको ब्लॉक करने की वजह से अल्टीमेटली थ्रेशोल्ड भी कम हो जाता है। तो थोड़ा सा भी एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे आ गया, वहाँ जहाँ पे भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होनी है वहाँ तक पहुँच गया, जहाँ पे स्ट्रिक्निन ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो वहाँ पे वो आपको थोड़ा सा भी एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इफेक्ट दिखाएगा, जिसके वजह से वहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और वो रिलैक्स नहीं होगी, जिसकी वजह से फर्दर क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। द सेंसेशंस ऑफ टच, स्मेल, हियरिंग एंड विजन आर मेड मोर एक्यूट एंड इन स्मॉल डोज। तो ये जो है सेंसेशन ऑफ टच हो गया, स्मेल हो गया, हियरिंग हो गया, विजन हो गया, ये इसको ये कम करता है। इसके अलावा जो
जो स्मॉल डोजेज में अगर हमने स्ट्रिक्निन लिया तो टच, स्मेल, हियरिंग, विजन जो है इसको ये कम करता है। इसके अलावा स्ट्रिक्निन स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम जो है ये स्ट्रिक्निन करता है। इट हैज़ दस बीन यूज्ड एज ए टॉनिक दो देयर इज द लिटिल एविडेंस फॉर इट्स वैल्यू। तो स्ट्रिक्निन जो है एक गैस्ट्रिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, तो इसको टॉनिक करके भी पहले दिया जाता था, बट इसका जो रिसर्च ओरिएंटेड एविडेंस जो है ये बहुत ही कम है। तभी भी इसको यूज़ किया जाता था फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। पॉइजनिंग बाय स्ट्रिक्निन डज ऑकर एंड इज समटाइम होमिसाइडल। ठीक है, तो पॉइजनिंग जो है स्ट्रिक्निन से होता ही है और ये समटाइम होमिसाइडल भी होता है। Due to removal of the inhibitory component of the reflex arc, even small stimuli cause a response to spread through the spinal cord to give massive convulsion, which soon cause death from asphyxia। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इससे पहले भी बोला था, ड्यू टू रिमूवल ऑफ द इनहिबिटरी कंपोनेंट। अब ये रिमूवल ऑफ द इनहिबिटरी कंपोनेंट जिसका नाम है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो है इसका रिमूवल क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रिक्निन वहाँ पे ऑलरेडी बैठा है इनहिबिटरी रिसेप्टर पे। तो रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है कि भाई जो भी हमको इम्पल्स मिलता है उसका फटाक से उसका हम रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स क्यों करते हैं? क्योंकि वो सिग्नल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में वाया रिफ्लेक्स आर्क आपको रिस्पॉन्स देते हैं। ये वाया ब्रेन नहीं देते, बल्कि वहाँ पे हमें इंस्टेंट एक्शन चाहिए, इसलिए वाया रिफ्लेक्स आर्क हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो इनहिबिटरी कंपोनेंट कम है और हमारा स्ट्रिक्निन भी इनहिबिटरी रिसेप्टर पे बैठा हुआ है, इसलिए इवन स्मॉल स्टिमुलाई मीन्स थोड़ा सा भी अगर उसको स्टिमुलाई मिलता है, एक्साइटमेंट मिलता है ऐसी जगह को जहाँ पे मसल्स पे स्ट्रिक्निन बैठा हुआ है, तो थोड़ा भी एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे अगर आ गया तो वो रिस्पॉन्स करता है, जिसके वजह से आपको मैसिव कन्वर्जन होने का भी चांस होता है। और मैसिव कन्वर्जन ये स्प्रेड होता है और स्प्रेड होने के वजह से सून कॉज डेथ, मीन्स वो जल्दी ही डेथ कॉज करता है ड्यू टू एस्फैक्सिया। ये एस्फैक्सिया क्या है? एस्फैक्सिया नथिंग बट अ टाइप ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया और एस्फैक्सिया ये आप टर्मिनोलॉजी नोट डाउन कर लीजिए, आपके नॉलेज के लिए भी अच्छा रहेगा। एस्फैक्सिया नथिंग बट अ टाइप ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है? देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, उसे हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो एस्फैक्सिया भी क्या है? ये भी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन विच इज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, जो ब्रोंकाई मसल्स होते हैं वो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, जिसके वजह से ब्रीदिंग में इशू आ जाता है, ब्रीदिंग नहीं हो पाता है और हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। और अगर हमको सांस लेने में तकलीफ होती है तो अल्टीमेटली डेथ होना डेफिनेटली पॉसिबल है। ठीक है, तो ये है रीज़न स्ट्रिक्निन का कि स्ट्रिक्निन को ड्रग करके यूज़ क्यों नहीं करते, बट स्ट्रिक्निन को एज अ रिसर्च टूल करके यूज करते हैं। स्ट्रिक्निन क्या करता है? अल्टीमेटली मैसिव कन्वर्जन प्रोड्यूस करता है एनिमल्स में, जिसके वजह से एंटी कन्वर्जन ड्रग का इफेक्ट देखने के लिए या फिर मोड ऑफ एक्शन देखने के लिए इसको एज अ कन्वर्जन इंड्यूसिंग एजेंट करके यूज करते हैं। एज द ड्रग मेटाबोलाइज्ड in 6 to 8 hours, if the patient is quickly sedated or anesthetized
एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्टिमुलाई रिकवरी इज पॉसिबल। अब स्ट्रिक्निन से रिकवरी पॉसिबल है, बट पेशेंट को क्विकली एनेस्थेसिया देना है या फिर सिडेटिव ड्रग देना है और उसे कोई भी स्टिमुलाई से प्रोटेक्ट करना है। अभी वो स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, आइदर आपका कोई भी स्टिमुलाई हो उससे प्रोटेक्ट करना है या फिर कोई स्मेल हो, कोई भी हो। स्टिमुलाई तो आपको जैसा पता है, जो भी हम फील करते हैं उसे स्टिमुलाई हम बोलते हैं। आइदर स्मेल हो, टच हो, फील हो, कुछ भी हो, ठंडी हो, गर्मी हो, ये सभी स्टिमुलाई है। तो ये स्टिमुलाई से प्रोटेक्ट करना है हमको पेशेंट को और उसे क्विकली सिडेटिव और एनेस्थाइज करना है, तभी रिकवरी पॉसिबल है। बिकॉज स्ट्रिक्निन का मेटाबॉलिज्म भी जो है वो स्लो है, 6 से 8 घंटा लगता है उसको मेटाबोलाइज होने के लिए। इसलिए पेशेंट को क्विकली एक तो सिडेटिव ड्रग देके उसको स्लीप इंड्यूस करना पड़ता है या फिर एनेस्थेसिया देके उसको एनेस्थेसिस कंडीशन में लेके जाना पड़ता है और उसको कोई भी स्टिमुलाई से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अब ये एनेस्थेसिया में क्या होता है कि भाई हमें कोई भी स्टिमुलाई का कॉन्शियसनेस नहीं रहता। हमारा जो भी पार्ट को हमने एनेस्थेसियाइज किया है या फिर एनेस्थेसिया दिया हुआ है, थोड़ा मेरा टंग ट्विस्ट हो रहा है, बट कोई भी पार्ट को कोई भी हम एनेस्थेसिया देता है तो वो पार्ट सुन्न हो जाता है। वहाँ पे अगर हम कितना भी कुछ भी सर्जरी करें या प्रोसीजर करें हमें कोई तकलीफ नहीं होता है। तो सेम विद दिस स्ट्रिक्निन, हमें क्या करना है कि भाई पेशेंट को क्विकली सिडेटिव ड्रग या फिर एनेस्थेसिया देके उसको वो पूरे बॉडी को सुन्न कर देना है, जिसकी वजह से उसे कोई भी स्टिमुलाई जो है अफेक्ट ना कर सके, वो स्टिमुलाई से प्रोटेक्टेड रह सके। और फिर उसके बाद वो ड्रग जैसा धीरे धीरे मेटाबोलाइज होके बॉडी से निकल जाएगा, वैसा ही पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा या फिर वो ड्रग को वाया वेरियस प्रोसीजर हम बॉडी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उसका ट्रीटमेंट। अभी आते हैं हम सेकंड ड्रग पे जिसका नाम है लोबिलिन। स्ट्रिक्निन को हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया। स्ट्रिक्निन क्योंकि बहुत अच्छा ड्रग नहीं है बट बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने स्ट्रिक्निन को थोड़ा अच्छे से बताया है। लोबेलिन जो है ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछते नहीं हैं, बट एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस इसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो लोबेलिन इज एन अल्कोलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लोबेलिया इन्फ्लांटा। ठीक है, इन्फ्लाटा, सॉरी, लोबेलिया इन्फ्लाटा। तो लोबेलिया इन्फ्लाटा कैटेगरी का जो प्लांट होता है वहाँ से ये लोबेलिन नाम का अल्कोलॉइड एज अ CNS स्पाइनल स्टिमुलेंट करके यूज करते हैं। लोबेलिन रिसेम्बल्स निकोटिन इन इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो निकोटिन जैसा ही इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है लोबेलिन का। मीन्स ये आपको अलर्ट करता है, अलर्टनेस बढ़ाता है, या फिर आपका जो रिस्पॉन्स है कोई स्टिमुलाई का तो उसको जल्दी रिस्पॉन्स करता है। तो ये सब चीज़ें लोबेलिन में होती है। इट इज़ अ सेंट्रल स्टिमुलेंट ऑफ रेस्पिरेशन, लोअरिंग थ्रेशोल्ड ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर एंड मेकिंग इट मोर सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन बाय कार्बन डाइऑक्साइड। तो लोबेलिन जो है ये आपका स्पाइनल स्टिमुलेंट तो है ही, बट ये आपके ब्रेन को भी स्टिमुलेट करने का काम करता है, स्पेशली मेडुला ऑब्लंगाटा जो कि ब्रेन का लोअर साइड में प्रेजेंट होता है। वहाँ पे रेस्पिरेशन सेंटर होता है, उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सेंटर होता है और वासोमोटर सेंटर होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ के रेस्पिरेटरी सेंटर को ये स्टिमुलेट करता है, जिसके वजह से जो रेस्पिरेशन सेंटर का जो थ्रेशोल्ड है उसे वो लोअर करता है। अब थ्रेशोल्ड लोअर करना मीन्स
आपको थोड़ा सा भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो आपका रेस्पिरेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ जाएगा। मीन्स थ्रेशोल्ड कम करना मीन्स लेवल कम करना, ठीक है। थ्रेशोल्ड बढ़ाना मीन्स लेवल बढ़ाना। अगर थ्रेशोल्ड बढ़ गया तो मीन्स आपको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा टू स्टिमुलेट योर रेस्पिरेशन। थ्रेशोल्ड कम हो गया, थ्रेशोल्ड लोअर हो गया, इसका मतलब है कि आपको कम कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा टू स्टिमुलेट रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये जो है ये चीज़ आपका लोबेलिन करता है कि भाई सेंट्रल स्टिमुलेंट करके एक्ट करता है। और स्पेशली मेडुला ऑब्लंगाटा में जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर को ये स्टिमुलेट करता है, जिसके वजह से थोड़ा भी कार्बन डाइऑक्साइड आपने प्रेजेंट रहा तो आपका रेस्पिरेशन वो अच्छा कर देता है या स्टिमुलेट कर देता है, या फिर आप बोल सकते हैं बढ़ा देता है। It is not much used now as more promising and better analeptics are available। तो ये लोबेलिन जो है ये करंटली यूज नहीं होता है बिकॉज ज़्यादा प्रॉमिसिंग और बेटर एनालिप्टिक, जिसे हम स्टिमुलेंट ड्रग भी बोलते हैं, CNS स्टिमुलेंट ड्रग्स को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एनालिप्टिक ड्रग्स। तो बेटर और प्रॉमिसिंग एनालिप्टिक ड्रग्स अवेलेबल है, इसके लिए लोबेलिन ज़्यादा यूज नहीं करते। एंड इथेरल टिंचर वॉज वंस पॉपुलर एज अ ब्रोंकियल एंटीस्पाज्मोडिक। तो इसका जो इथेरियल टिंचर है, जो ईथर में टिंचर बनाते थे, टिंचर आपने सुना होगा, होम्योपैथी में टिंचर ही यूज होते हैं मोस्टली फॉर द ट्रीटमेंट। तो ये जो था लोबेलिन का ईथर का जो टिंचर था उसे पहले यूज किया करते थे एज अ ब्रोंकियल एंटीस्पाज्मोडिक। जो ब्रोंकियल मसल्स है, जो हमारा ब्रोंकाई होता है, वहाँ पे अगर स्पाज्म आ गया है, वहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, तो इसका लोबेलिन का टिंचर यूज करते थे एज अ ब्रोंकियल एंटीस्पाज्मोडिक करके। इट हैज़ नाउ बीन डिलीटेड फ्रॉम द ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो ये एक समय में ब्रिटिश फार्माकोपिया में भी था। मीन्स इतना अच्छा ड्रग करके आप इसे कंसिडर कर सकते हैं कि भाई ब्रिटिश फार्माकोपिया में भी ये था। बट बाद में जैसा जैसा स्टडी होते गया और इसके डिसएडवांटेज बोलिए या फिर इससे बेटर ड्रग जैसे जैसे इंक्लूड होते गए, तो इसको ब्रिटिश फार्माकोपिया से डिलीट कर दिया गया। टिंचरा लोबेलिया आइथेरिस जो कि 1 ml है इज एन ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन फॉर ब्रोंकियल आस्थमा। तो आस्थमा में क्या होता है, नथिंग बट अ ब्रोंकियल स्पाज्म, ठीक है। जो ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई हमारा इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटिश फार्माकोपिया में जो ड्रग था टिंचरा लोबेलिया आइथेरिस, ये 1 ml ड्रग था। इसे ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब करते थे, जो कि ब्रोंकियल अस्थमा में आराम देता था। तो ये है ऑल अबाउट लोबेलिन। तो यही 2 ड्रग है आपके स्पाइनल स्टिमुलेंट में। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम हमारा चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे।